Hello everyone, this is your honey ma'am. Welcome back to my channel and today I am going to explain gravitation. बहुत कॉमन टॉपिक है ये, बहुत ही कॉमन टॉपिक है ग्रेविटेशन. इसके बारे में हमने अर्लियर क्लासेस में हमने बहुत सारा कुछ सुना है. न्यूटन के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि वो एक ऐसे बंदे थे जो पेड़ के नीचे बैठे थे. एक बार एप्पल आके गिरा तो उनके दिमाग में आया कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा. ठीक है, तो ऐसा क्या है जो हर एक चीज़ ऊपर जाने के बाद नीचे ही आती है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो ऐसा क्यों होता है? तो ये बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है. बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कि इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, उसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, इस बात पे क्या कॉन्सेप्ट है, उस बात पे क्या कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ आप पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो चैप्टर कौन सा है? ग्रेविटेशन. तो ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है ये न्यूटन है क्या ये न्यूटन है? नहीं, न्यूटन का एक्चुअली ही वॉज लाइक दिस. ठीक है, ही इज द न्यूटन हु फर्स्ट डिटरमाइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेविटी. ठीक है, सर आइजैक न्यूटन. तो यहाँ पे हम बात करेंगे किस किस टॉपिक के बारे में, वो आप देख लेंगे. हम बात करेंगे इसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट स्टेट्स. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? दैट स्टेट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मासेस एनी टू ऑब्जेक्ट्स दैट इज प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम. ठीक है, तो ये है इसका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का सबसे पहला स्टेटमेंट. ठीक है, कि ग्रेविटेशन होता क्या है, उसके बारे में हम न्यूमेरिकली आपको आगे प्रूफ करेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो ऑब्जेक्ट के बीच के प्रोडक्ट ऑफ मासेस में और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन दैम. ठीक है, फिर ग्रेविटेशन इज वीक फोर्स अनलेस लार्ज मासेस आर इन्वॉल्व. मतलब लार्ज मास अगर इन्वॉल्व हो तब तक नहीं होता है, तब तक वो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होता है. ठीक, ग्रेविटेशन के बारे में बता रही हूँ अभी मैं आपको. देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द अर्थ. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ से लगता है उसको ग्रेविटी कहते हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ की वजह से लगता है उसको ग्रेविटी कहते हैं. देन मोशन जो होता है अराउंड मून का, अराउंड द अर्थ, मोशन जो मून का होता है अराउंड द अर्थ, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो प्रोवाइड होता है अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अर्थ से. फोर्स के अर्थ के अट्रैक्टिव फोर्स से एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट होता है जिसकी वजह से जो मून है वो अर्थ सन के अराउंड अर्थ मूव करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है. ठीक है, तो मोशन ऑफ मून इज ड्यू टू दैट सेंट्रीपिटल फोर्स ओनली. देन है आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होती है एल्टीट्यूड पे. एल्टीट्यूड पे जाते जाते आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है. इट ऑल्सो वेरीज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. तो कितना बढ़िया टॉपिक है ये देखिए जितनी प्यारी बात थी उतना प्यारा सिनेरियो है. कैसे अर्थ अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. मतलब अब सन अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स like this and the moon is revolving, the motion of the moon is around the sun like this, around the earth like this. तो ये अर्थ है और ये मून है. ये देखिए कैसे मूवमेंट हो रहा है इसका. इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मतलब वो मून को अपने ऊपर फॉल नहीं होने दे रहा है. ठीक है, तो अट्रैक्शन भी है, फोर्स भी है और सब कुछ उसके अराउंड मूव करते जा रहा है. देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैंने क्या कहा था? डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड में जाते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज होती है और इट ऑल्सो वेरीज ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ. अर्थ के सरफेस पे भी ये ग्रेविटी बार बार वेरी करती जाती है और ये डिक्रीजिंग फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर. पोल्स में ज़्यादा होती है, धीरे धीरे आते वो इक्वेटर तक बहुत डिक्रीज हो जाती है. तो ये था ग्रेविटेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है. ये ग्रेविटी आप देख रहे हो ड्यूरिंग द हाई टाइड, ये भी ग्रेविटी है. वाटर राइजेज इन द सी, ग्रेविटी दैट कॉजिंग अ राइज इन द वाटर लेवल. वाटर लेवल में राइज आ जाता है इसकी वजह से. एंड एट द माउथ ऑफ द रिवर के ऊपर हिस्से में भी बहुत ज़्यादा वाटर लेवल राइज हो जाता है. ये भी ग्रेविटेशन की वजह से होता है. ठीक, नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे आप देख रहे हो इज द राइज इन द वाटर लेवल इज द रिवर सिमिलर टू द राइजिंग ऑफ द आयरन फिलिंग्स. जैसे कि मैग्नेट रखा है, नीचे आयरन फिलिंग्स हैं, ये ऊपर राइज हो रही है. क्या इसी तरह से वाटर लेवल भी राइज होता है रिवर में? ये है टॉपिक. क्या ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैग्नेट का आता है आयरन फिलिंग्स में, क्या ऐसा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस समय होता है क्या जब हाई टाइड्स आती है और वाटर लेवल राइज हो जाता है इन द सी और एट द माउथ ऑफ द रिवर? तो
तो इफ सो वेयर डज द फोर्स केपेबल ऑफ राइजिंग दिस मच ऑफ वाटर फ्रॉम कम फ्रॉम, व्हाट इज दैट फोर्स? दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर ऐसा है तो ऐसा फोर्स लगता कहाँ से है? दैट इज द पॉइंट विच यू हैव टू थिंक। So it was the introductory part, and the another introductory part is an object dropped from the height falls towards the earth always। जब भी किसी हाइट से ऑब्जेक्ट ड्रॉप होता है तो वो कहाँ पे फॉल करता है? अर्थ पे फॉल करता है। क्यों फॉल करता है? बताया मैंने, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, ड्यू टू द ग्रेविटी। अर्थ से जो हमको फोर्स मिलता है वो ग्रेविटी है, ठीक है। ऑल प्लैनेट्स गो अराउंड द सन, विच फोर्स? यू हैव टू जस्ट थिंक। मैंने अभी भी बताया कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो मून को अर्थ के अराउंड मोशन करने के लिए केपेबल करता है, ठीक है। देन मून गोज अराउंड द सन अगेन, तो विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज? एंड दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सब इन सब के अराउंड मूव करने के लिए कौन हेल्प करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको आइजैक न्यूटन ने स्टडी किया था, द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या ग्रेविटी आ रही है, ग्रेविटी का क्या इफेक्ट हो रहा है, उसका क्या फोर्स लग रहा है, इस पूरी की स्टडी किया था सर आइजैक न्यूटन जी ने। देन न्यूटन ऑब्जर्व दैट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स अफेक्ट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, जितना डिस्टेंस है वो इफेक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे। और होता क्या है, एंड इसी को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा गया, और न्यूटन ने इनको स्टडी किया था। तो उसके हिसाब से हुआ क्या, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये स्टेटमेंट हुआ था आफ्टर द स्टडी ऑफ दिस होल फेनोमेना, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन स्टडी जो आज तक चलती आई है, यूनिवर्सल है तो ऑफकोर्स कहीं पे भी इसका कोई डिफरेंट मीनिंग या डिफरेंट डेफिनेशन तो हो ही नहीं सकता, एवरीवेयर इट इज़ द सेम फॉर ऑल। नेक्स्ट पे आते हैं, ये देखिए, द साइंटिफिक लॉ दैट स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट अगेन इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। और ये जो मैं बात कर रही थी ना कि ये फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, या m1 m2 ले लो, m1 एंड m2 प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं m1 और ये है m2 आपका, ठीक है। इनके बीच इनका प्रोडक्ट, और यही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे, अगर कंबाइन करेंगे यू विल बी गेटिंग लाइक दिस, ठीक। एंड व्हेन यू विल रिमूव दिस, व्हेन यू विल रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, यू विल गेट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गया आपका आ जाएगा आंसर। देखिए डिस्टेंस में मैंने क्या लिया था, r लिया था, यहाँ पे d दिया हुआ, मैंने m1 m2 लिया था, यहाँ पे कैपिटल M और कैपिटल स्मॉल m है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। g की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, g इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऑन कंबाइनिंग बोथ दिस इक्वेशन यू विल बी गेटिंग लाइक दिस। तो ये था आपका पूरा इक्वेशन। यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ g जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये जो इक्वल g की वैल्यू है ना, ये पूरी उधर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक। ट्रांसपोज होगी तो क्या आएगा आपका, देखिए g की वैल्यू निकालनी है तो f मतलब न्यूटन, और डिस्टेंस बिटवीन देम ये इनटू हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, मतलब मास कितने हैं, 2 हैं, तो kg का स्क्वायर। तो क्या हुआ आपका न्यूटन, मैं यहाँ पे ये रब करूँगी, ठीक है। मैं यहाँ पे m1 m2 दूंगी ताकि आप पूरा तरीके से समझ पाएँ। f फॉर न्यूटन, ठीक, r स्क्वायर फॉर मीटर स्क्वायर, फिर ये पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू है 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये वैल्यू आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था अभी तक का जो भी हमने समझा, और इसके ऊपर थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट किसने डिटरमाइन किया था प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटी को, सर आइजैक न्यूटन ने। मास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है वो उसका मास बन जाता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है, मतलब वो ऑब्जेक्ट किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है, वो उसका क्या होता है, मास होता है। और वेट क्या होता है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस
है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फोर्स क्या होता है? पुल एंड पुश, खींचो या धक्का दो, एक ही बात है। खींचोगे तो भी फोर्स लगेगा, धक्का दोगे तो भी फोर्स। आप कुएं से बाल्टी निकालते हैं तो भी आपको खींचना पड़ता है, यू आर जस्ट पुलिंग दैट बकेट, ठीक है। और अगर आपको किसी को धक्का देना है, किसी को धकेलना है अपनी तरफ से, तो भी आप अपने से दूर करना है तो भी आप उसमें फोर्स लगाते हो। तो पुश और पुल बोथ आर द फोर्स। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज मेजर्ड इन यूनिट इज न्यूटन। फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, नेम्ड आफ्टर सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने ही निकाला था इसके कॉन्सेप्ट को, तो उन्हीं के नाम के पीछे, नाम के ऊपर ये न्यूटन उसका क्या बना, ऐसा यूनिट। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन द टू फैक्टर। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की स्ट्रेंथ कितनी है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला तो मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही, ऑब्जेक्ट्स का मास कितना है और उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इन्हीं दोनों पर डिपेंड करती है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग कितनी रही है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये था थोड़ा सा डेफिनेशन। इसके आगे हम बहुत कुछ करने वाले हैं इस चैप्टर में, और इसके लिए आपको पूरे वीडियो को, हर पार्ट, वीडियो के हर पार्ट को आपको देखना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा और मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। तब तक के लिए नमस्ते, और हम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इस चैप्टर को पढ़ के ज़रूर बैठेंगे ताकि जब भी मैं आऊँ उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि आपने रीडिंग पहले से कर रखी होगी। सो हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी एंड do well and be well, ठीक है। Be good to everyone. Thank you so much.